हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। एम्फैटिक सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम अपनी बात को किसी काम के करने वाली बात पर जोर देते हैं, उसे हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बारिश होती है, आमतौर से हम लोग ऐसे ही बोलते हैं बारिश होती है। लेकिन जब हम लोग अगर यूं कहें बारिश होती तो है, मतलब बारिश होने की बात पर जोर दिया जा रहा है। बारिश होती तो है, बारिश हुई तो थी। इस तरह का सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस होता है जिसमें बात पर जोर दिया जाता है। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, वह पढ़ता ही तो था। आइए ना प्लीज़, अंदर आइए ना, कल आना ज़रूर। इस तरह के सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस होते हैं। और पहला एम्फैटिक का रूल जो हम लोग सीखेंगे वो डू, डज और डिड से बनने वाला है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा डू, डज, डिड। प्रेजेंट के लिए डू और डज का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए डिड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आने वाला हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्रेजेंट के लिए, और डिड का यूज़ पास्ट के लिए करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। पहला सेंटेंस है बारिश होती है, ये हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट रेन्स। बारिश होती तो है, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है बारिश होने की बात पर, इसलिए कहेंगे इट डज रेन। बारिश हुई तो थी, ये पास्ट की बात है, इसलिए डू और डज की जगह पर डिड का करेंगे इट डिड रेन। ट्रेन आती है, ट्रेन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग कहेंगे ट्रेन अराइव्स। ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे बोलना हो, ट्रेन आई तो है, ट्रेन आती तो है, अगर ऐसा बोलना तो हम लोग कहेंगे ट्रेन डज अराइव। ट्रेन आई तो थी या आती तो थी, तो इसके लिए कहेंगे ट्रेन डिड अराइव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वह कमाता है। सिंपल सेंटेंस है जो कि हम लोग आम तौर से बोलते हैं। लेकिन अगर इसी बात पर जोर दे के कहा जाए वह कमाता तो है, तो हम लोग कहेंगे ही डज अर्न। ही डज अर्न, ये वह पैसे कमाता तो है, तब हम लोग कहेंगे ही डज अर्न मनी। लेकिन जब कहना हो पास्ट की बात, पास्ट में कि वह पैसे कमाता तो था, तब ये डज डिड में बदल जाएगा, ही डिड अर्न मनी। हर त्योहार के अवसर पर वह आपकी मदद करता तो है। सेंटेंस में मदद करने की बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को कहेंगे ही डज हेल्प यू ऑन द ईव ऑफ एवरी फेस्टिवल। ही डज हेल्प यू ऑन द ईव ऑफ एवरी फेस्टिवल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वह अमीर होने के बावजूद गरीबों की मदद करता तो था। यहाँ मदद करने की बात पर जोर दिया जा रहा है, हम लोग कहेंगे डिस्पाइट बीइंग अ रिच ही डिड हेल्प द पुअर। उसने इस बारे में मुझे कुछ बताया तो था। बताने की बात पर जोर दिया जा रहा है, हम लोग कहेंगे ही डिड टेल मी समथिंग अबाउट दिस या अबाउट दिस मैटर, इस बात के बारे में। नेक्स्ट है हमारा उसके पास मोबाइल है तो सही, उसके पास मोबाइल था तो सही, यानी कुछ होने की बात पर जोर दिया जा रहा हो। जैसे कि मेरे पास रहने के लिए अपना घर है तो सही, मेरे भाई के पास एक कार है तो सही, इसके लिए डू हैव, डज हैव और पास्ट की बात को बताने के लिए डिड हैव का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट के लिए डू हैव और डज हैव का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है उसके पास मोबाइल है तो सही, ही डज हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास रहने के लिए कमरा है तो सही, यू डू हैव अ रूम टू लिव।
मेरे पास रहने के लिए अपना एक घर था तो सही। I did have a house to live. I did have a house to live. मेरे भाई के पास एक कार है तो सही। My brother does have a car. My brother does have a car. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो यहाँ आओ तो सही, ये भी एम्फैटिक में ही आता है। जी हाँ, जोर देकर कहा जा रहा है यहाँ आओ तो सही, वहाँ जाओ तो सही, एक बार उससे मिलो तो सही, अंदर आइए तो सही, अंदर ज़रूर आइए, अंदर आइए ना। इस तरह के बात को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो है डू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनने वाला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है यहाँ आओ तो सही, इसके लिए हम लोग कहेंगे डू कम हेयर। वहाँ जाओ तो सही या वहाँ जाओ ना, डू गो देयर, डू गो देयर। एक बार उससे मिलो तो सही या एक बार उससे मिल तो लो, डू मीट हर वंस, डू मीट हर वंस। अंदर आइए तो सही या फिर यूँ कहें अंदर आइए ना, या फिर यूँ कहें अंदर ज़रूर आइए। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे प्लीज़ डू कम इनसाइड, प्लीज़ डू कम इनसाइड। मेरे पास आइए ना या फिर यूँ कहें मेरे पास आओ, आओ तो सही, डू कम टू मी, डू कम टू मी। बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट हर हाल में करें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेगा जिसमें सिखाने का उद्देश्य ही मेन मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर जो सीखने वाले हैं वो इस सेंटेंस के लिए है। जैसे जब भी कहना हो और रही बात हमारी तो आप फिक्र ना करें, हम उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए टाइम पर पहुंच जाएंगे। या फिर ऐसा कहना हो और रही बात प्यार की तो मैं साफ साफ बता दूं वह मुझसे बेपनाह प्यार करता है। या फिर यूं कहना हो और रही बात मेरा साथ देने की तो जहां आप हैं वहां मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत है क्या। इन ऐसे सेंटेंस और स्ट्रक्चर को सीखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसा सेंटेंस और स्ट्रक्चर शायद ही कहीं किसी वीडियो में सीखने को मिले। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एज फार एज का। स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से है एज फार एज, उसके बाद उस चीज़ का जिक्र करेंगे जिसके बारे में बात कही जाए, उसके बाद इज कंसर्न्ड, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा और एग्जाम्पल है और रही बात मेरी तो कल ऑफिस में मीटिंग होगी इसलिए मैं ऑफिस समय से पहले पहुंच जाऊंगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा बात है या जहाँ तक मेरी बात है, अ मीटिंग विल बी हेल्ड, एक मीटिंग की जाएगी इन द ऑफिस, ऑफिस में। सो आई विल रीच द ऑफिस इन टाइम टुमारो। इन टाइम का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, ऑन टाइम का यूज़ कहाँ करेंगे वो आप देख लीजिए, समय पर। और समय से पहले के लिए इन का यूज़ करेंगे, समय पर के लिए ऑन टाइम का यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और रही बात मेरे भाई की तो वह दिन रात मेहनत करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है ताकि उसे सरकारी नौकरी मिल सके, और मुझे पूरा यकीन है एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। आपको कोई नहीं सिखाएगा ऐसा बोलने के लिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वर्किंग हार्ड द डे इन एंड डे आउट, सो दैट ताकि ध्यान रखेंगे, सो दैट ताकि ही मे और कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। सो दैट यानी ताकि, उसके बाद हम लोग मे और कैन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। ही कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब या ही मे गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम श्योर, और मुझे पूरा यकीन है वन डे ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, उसे सरकारी नौकरी लग जाएगी या मिल जाएगी।
या फिर यूँ कहें माई ब्रदर इज़ कंसर्न्ड, एज फार एज माई ब्रदर इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरे भाई की सवाल है, ही इज़ स्टडिंग बाय वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, राउंड द क्लॉक, दिन रात, इन ऑर्डर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी पाने के उद्देश्य से दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। एंड आई एम श्योर, और मुझे पूरा यकीन है, वन डे ही विल गेट अ जॉब, या ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एक दिन उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट सेंटेंस की ओर है। और रही बात प्यार की, मैं तो साफ साफ बता दूं, वह मुझसे बेपनाह प्यार करता है। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज लव इज कंसर्न्ड, और लेट मी टेल यू वन थिंग, ही लव्स मी इमेंसली, या फिर यूँ कहें सेकंड वाला क्लॉज है, ही उसी में चेंजिंग आ रहा है, ही लव्स मी बाय हार्ट एंड सोल, या फिर यूँ बोल सकते हैं he loves me from the core of his heart, he loves me from the bottom of his heart। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। और रही बात पैसों की, तो तुम्हें ऑपरेशन कराने के लिए पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी टू गेट द ऑपरेशन कंडक्टेड, ये पॉजिटिव में बना है, इसलिए गेट द ऑपरेशन कंडक्टेड का यूज हुआ है ऑपरेशन करवाने के लिए। टू गेट द ऑपरेशन कंडक्टेड यानी ऑपरेशन करवाने के लिए, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन योर एवरी जॉय एंड सॉरो, तुम्हारे हर सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Let us practice this sentence once again. As far as money is concerned, you don't need to worry about money to get the operation conducted. I am always with you in your every joy and sorrow. और रही बात उनकी, तो वह उनसे खुद उस बारे में बात करेगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे as far as they are concerned, he will talk to them about it himself। और रही बात परीक्षा में प्रथम आने की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, परीक्षा में प्रथम आने के लिए मैं जी जान लगाकर पढ़ाई करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे 10 दिन, उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप आसमान में उड़ने लगेंगे। खैर बहरहाल, As far as standing first in the examination is concerned, I promise you, I will leave no stone unturned in studying diligently in order to stand first in the examination. Dear friends, brothers and sisters, if you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must write your comment in the comment box after watching this video. How did you like this video? You must write in the comment box after watching this video, okay? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो जहाँ तक मुझे, जहाँ तक उसे, जहाँ तक हमें, जहाँ तक उन्हें याद है, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सेंटेंस कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, बोल सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है उसके पास रहने के लिए अपना एक बड़ा घर भी था। जहाँ तक उसे याद है उसने कभी तुम पर या तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जहाँ तक से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए हम लोग एज फार एज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग रिमेंबर का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद रिमेंबर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिमेंबर और रिमेंबर्स का यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस के अनुसार। पास्ट की बात को अगर बताएंगे या करेंगे तो रिमेंबर्ड यानी रिमेंबर का सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड को यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग इससे पहले कभी कहीं पर एक दूसरे से मिल चुके हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज फॉर एज आई रिमेंबर वी हैव मेट ईच अदर एवर बिफोर दिस एट समवेयर।
नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे याद है ऐसे आदमी से इससे पहले मैं कभी नहीं मिला। As far as I remember, I never met such a man before this. As far as I remember, I never met such a man before this. जहाँ तक मुझे याद है उसके पास कोई बाइक नहीं थी। As far as I remember, he didn't have a bike. He didn't have any bike. जहाँ तक मुझे याद है उस दिन उसके पॉकेट में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। As far as I remember, As far as I remember, जहाँ तक मुझे याद है, he didn't have even a single penny in his pocket. He didn't have मतलब ये पास्ट की बात को बता रहा है कि उसके पास नहीं था। Even a single penny, एक फूटी कौड़ी भी in his pocket, उसके पॉकेट में। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे याद है उससे बात करने के दौरान पहले तुमने उस पर उंगली उठाना शुरू किया था। As far as I remember, you started raising finger at him while talking to him. यही तो नेचुरल इंग्लिश है मेरे भाई। अब क्या नेचुरल इंग्लिश होता है। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह एक अच्छी लड़की है। As far as I know her, she is a good girl. जहाँ तक आपके अंग्रेजी का सवाल है, आप अपनी अंग्रेजी को बहुत आसानी से थोड़ी मेहनत करके सुधार सकते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, as far as your English is concerned, you can improve your English very easily by working hard a little. अब नहीं बोलना सीखेंगे तो शायद आप कभी नहीं बोल पाएंगे। ये ऐसे ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोलना ही नहीं बल्कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाएगा। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास रहने के लिए अपना एक बड़ा और सुंदर घर भी था। As far as I remember, he also had his own a big and beautiful house to live. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकता हूँ, ये भी एम्फैटिक का ही एक भाग है। एम्फैटिक सेंटेंस का ही एक भाग है जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर इसका सीखेंगे। मैं उसके पास अकेले जा तो सकता हूँ। जाने की बात पर जोर दिया जा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है। मैं जा तो सकता हूँ, मैं उस सुनसान जगह पर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद आइदर। पहला सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकता हूँ। हमारे अंदर है एबिलिटी, मैं सिखा सकता हूँ। आई कैन टीच यू इंग्लिश आइदर। इधर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं, नो डाउट, इस पर आप शक मत कीजिए। इधर भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं उस सुनसान जगह पर अकेले जा तो सकता हूँ। I can go there alone at a solitude place either. इस भूतहा घर में अकेले रात बिता तो सकता हूँ। मैं इस भूतहा घर में अकेले रात बिता तो सकता हूँ। I can spend the night alone in this haunted house either. इस भूतहे घर में अकेला रात बिता तो सकता हूँ। मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकता था, ये पास्ट की बात है इसलिए कैन से यहाँ पे कुड हो जाएगा। I could teach you English either. वह गाड़ी चला तो सकता था, you could drive a car either. तुम वहाँ अकेले जा तो सकते थे, you could go there alone either. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब तक से शुरू होने वाला सेंटेंस, यानी कि जब भी बोलना हो इस तरह का सेंटेंस, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग एज लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे। ध्यान रख लीजिए, एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक। उसके बाद इस सेंटेंस में दो भाग होंगे, फर्स्ट क्लाउज एंड सेकंड क्लाउज। उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्लाउज को बोलेंगे, उसके बाद सेकंड क्लाउज को बोलेंगे। बोलने या लिखने का जो भी काम करना है वो करेंगे हम लोग।
पहला सेंटेंस है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल बी हेल्पिंग यू। इसे 3-4 तरीके से बोला जा सकता है। वो चारों तरीका मैंने बताया, मैं कुछ छिपा कर रखता नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ, मैं आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड नियम है, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू। थर्ड है, एज लॉन्ग एज को बोलने के लिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू। उसके बाद लास्ट हमारा है, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल गो ऑन हेल्पिंग यू, जिसमें हमारा कीप ऑन का स्ट्रक्चर और कंटिन्यू का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू नो वन कैन इवन टच यू। नो वन कैन इवन टच यू। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, नो वन कैन इवन टच यू, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। नेक्स्ट है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू डोंट नीड टू वरी। यू डोंट नीड टू वरी। जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। एज लॉन्ग एज आई कैन हेल्प यू आई विल बी हेल्पिंग यू। आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू। आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू। आई विल गो ऑन हेल्पिंग यू। इतने तरीके से सेंटेंस को बोला जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो या लगता हो या लग रहा हो तो इस वीडियो को आपके एक लाइक की ज़रूरत है। सो प्लीज़ कंजूसी ना करें, दिल खोल कर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जो हम लोग सीखने वाले हैं। जब भी बोलना हो कोई काम करके रहूँगा, जैसे जा कर रहूँगा, बता कर रहूँगा, पढ़ा कर रहूँगा, मैं आपको अंग्रेजी सिखा कर रहूँगा। आज भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीत कर रहेगा। आज वह लड़का कुछ ना कुछ करके रहेगा। आज वह अंग्रेजी में भाषण देने के लिए मंच पर जा कर रहेगा। इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलना पड़े उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फॉर श्योर का यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा आज का पहला सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा कर रहूँगा। इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे, इस तरह से बोलेंगे, आई विल टीच यू टू स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच जीतेगा या जीत कर रहेगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे हम लोग इस तरह से, टुडे इंडिया विल विन दिस मैच अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर श्योर। इतना बोलने के बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आज वह लड़का कुछ ना कुछ करके रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलना हो तो हम लोग कहेंगे, टुडे दैट बॉय विल डू समथिंग और द अदर फॉर श्योर। आज वह अंग्रेजी में भाषण देने के लिए मंच पर जाकर रहेगा। टुडे ही विल गो ऑन द स्टेज टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश फॉर श्योर। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। वह वहाँ जाकर रहेगा या वह वहाँ जाएगा ही जाएगा। He will go there for sure। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा। I will achieve my goal for sure।